नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिजली संकट से निपटने के लिए केंद्र के भरोसे राज्य सरकार। आज दिल्ली में उत्तराखंड बिजली संकट पर महामंथन होना है। बैठक में बिजली संकट से निपटने के लिए होगा मंथन। गैर संयंत्र से बिजली आपूर्ति करने पर होगा फोकस। राज्य को केंद्र से मिलती है विशेष कोटे के 300 मेगावाट बिजली। आज दिल्ली में उत्तराखंड बिजली संकट पर महामंथन होना है। बैठक में बिजली संगठन से निपटने के लिए होगा मंथन। जानकारी देने के विशेष कोटे से 300 मेगावाट बिजली मिलती है। केंद्र राज्य सरकार को देता है विशेष कोटे से 300 मेगावाट बिजली। तो आज बिजली पे महामंथन होना है, दिल्ली में इसका मंथन होगा। बता दें कि बिजली संकट से निपटने के लिए पूरा मंथन किया जाएगा। बड़ी जानकारी देहरादून से हम आपको दे रहे हैं कि बैठक में बिजली संकट से निकलने के लिए जो भी संभव प्रयास है वो किए जाएंगे। गैर संयंत्र से बिजली आपूर्ति करने पर होगा पूरा फोकस। राज्य को केंद्र से मिलती है विशेष कोटे की 300 मेगावाट बिजली। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आज से दिल्ली में उत्तराखंड बिजली संकट पर महामंथन होना है। किस तरीके से गर्मी का सीजन आने वाला है और इसको लेके जो भी बिजली की कमियां हैं उनको पूरी की जाए, इस पे आज महामंथन होना है, बैठक होनी है। इसी के साथ बता दें गैर संयंत्र से बिजली आपूर्ति करने पर पूरा फोकस किया जाएगा। जानकारी देते चले कि राज्य को केंद्र से मिलती है स्पेशल कोटे से 300 मेगावाट बिजली। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं हम आपको। इसी खबर पे अभी कैंथुरा जारा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी देखिए, आज बैठक होनी है और महामंथन होना है बिजली के संकट से निपटने के लिए, क्या जानकारी है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि अपने कुछ देर में ये बैठक दिल्ली में शुरू होगी और दिल्ली में जो बिजली का जो संकट गहरा रहा है, यानी देश भर के जो विभिन्न राज्य हैं जहाँ पर बिजली का संकट गहराता नजर आ रहा है, उसमें उत्तराखंड राज्य भी शामिल है। उस संकट से उभरने के लिए बैठक यहाँ पर होगी। केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे, देश के जो अधिकारी भी है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। राज्यों से भी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक के साथ यहाँ पर जुड़ेंगे, क्योंकि लगातार ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, बिजली का संकट और गहराता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि रूस और यूक्रेन युद्ध का असर अब बिजली संकट के जरिए यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है, क्योंकि गैस आपूर्ति रूस के जरिए यहाँ पर यूक्रेन से जो यहाँ पर होती थी, उस आपूर्ति न होने के चलते जो गैस आधारित जो संयंत्र है, जो प्लांट है, वो यहाँ पर बंद की कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में जो विद्युत उत्पादन यहाँ पर होता था वो नहीं हो पा रहा है। लगातार संकट और गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तापमान बढ़ने से कह सकते हैं कि जो बिजली के उत्पादन का जो क्षेत्र थे, चाहे वो नदियों से रहते हो या गैस आधारित हो, वहाँ पर उत्पादन की क्षमता कम होने लगी है। ऐसे में डिमांड यानी मांग ज्यादा बढ़ने लगी, तो उस मांग को पूर्ति करने के लिए किस विकल्पों के आधार पर काम किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर हो रही है, मंथन यहाँ पर हो रहा है। लगातार केंद्र राज्यों की यही कोशिश है कि जनता को जो परेशानियां होंगी बिजली संकट के चलते, उसको कैसे कम यहाँ पर किया जा सकता है। विकल्प कौन से हैं जिन विकल्पों के माध्यम से उस संकट से यहाँ पर उन संकट को टाला जा सकता है, उस संकट से उभरा जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यों की जो चिंता है वो यही है, जिसमें उत्तराखंड राज्य भी सबसे प्रमुखता के साथ शामिल है, कि केंद्रीय पूल से जो राज्यों को विशेष कोटे के आधार पर जो बिजली दी जाती थी वो 28 फरवरी यानी आज रात 12 बजे के बाद यहाँ पर बंद हो जाएगी। ऐसे में राज्यों की जो मुश्किलें होंगी और बढ़ती नजर आएंगी। उत्तराखंड राज्य की मुश्किलें इससे भी बढ़ती नजर आएंगी कि उत्तराखंड राज्य देश के दूसरे राज्यों को बिजली तो देता है, लेकिन उसके पास अपने जो संसाधन है बिजली के सब तरह जो संसाधन है वो यहाँ पर सीमित कहे जा सकते हैं। तो ऐसे में उन सीमित संसाधनों में कैसे मांग को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि लगातार मांग यहाँ पर बढ़ रही है। जो ऊर्जा विभाग जो लगातार खुले बाजार से बिजली खरीद रहा है, 10 से कह सकते हैं कि 10 से 14 रुपए प्रति यूनिट बिजली खुले बाजार से खरीदने का काम विभाग की तरफ से किया जा रहा है, और उसके बाद उसको कम दामों पर जनता के बीच में बेचने का काम विभाग की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार विभाग को घाटा यहाँ पर हो रहा है। ऐसे में जो केंद्रीय पूल की जो बिजली राज्य को मिलती थी 300 मेगावाट की बिजली, वो आज रात से बंद यहाँ पर हो जाएगी। राज्य की तरफ से जो मांग पूर्व में की गई थी कि इस कोटे को बढ़ाने का काम किया जाए, जो 28 फरवरी को जो कोटा समाप्त हो रहा है उसको आगे बढ़ाने का काम केंद्र सरकार की तरफ से किया जाए, लेकिन उस पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। और ऐसे में राज्य के सामने दो बड़े विकल्प यहाँ पर बैठे हैं। पहला जो विकल्प होगा कि अभी से ही बिजली की जो कटौती है उसको करना शुरू यहाँ पर कर दिया जाए, समयबद्ध तरीके से उसकी कटौती यहाँ पर हो, ताकि जैसे ही गर्मियों का सीजन अपने चरम पर हो तो उस दौरान कम से कम आपूर्ति को सुचारू रूप से यहाँ पर रखा जा सके। और
जो जनता की परेशानियां उनका कम से कम उसको यहाँ पर जनता को कम से कम परेशानियों में डालने का काम किया जा सके। दूसरा, खुले बाजारों से जो बिजली खरीदी जा रही है उसको लेकर राज्य सरकार अपना अंतिम निर्णय यहाँ पर जल्द ले, ताकि राज्य अभी से ही उस बिजली संकट से उभरने के लिए खुले बाजार से बिजली यहाँ पर खरीद सके, ताकि राज्य में जो बिजली के आने वाले दिनों में जो बिजली का संकट होगा उससे बचा जा सके। तो राज्य का जो ऊर्जा विभाग को लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। राज्य सरकार भी चिंतित है। अब देखना यही है कि दिल्ली में जो आज मंथन यहाँ पर होगा बिजली के संकट को लेकर, उस मंथन में क्या कुछ निकलकर सामने आ पाता है, कैसे जनता और राज्यों को राहत यहाँ पर मिल पाती है, ये देखने वाली बात होगी। जी, अभी हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। अगली खबर भी देहरादून से। ऊर्जा निगमों में 6 महीने हड़ताल पर लगी रोक। यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल में लगा एस्मा की सूचना सभी कर्मचारी संगठनों को भेजी गई। ऊर्जा सचिव ने एस्मा के आदेश किए जारी। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि पिटकुल में लगा एस्मा। इसी के साथ जानकारी दे रहे हैं कि ऊर्जा सचिव ने एस्मा के आदेश किए जारी। एस्मा की सूचना सभी कर्मचारी संगठनों को भेजी गई। बड़ी जानकारी दे रहे हैं ऊर्जा निगमों के लिए, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। ऊर्जा सचिव ने एस्मा के आदेश किए जारी। एस्मा की सूचना सभी कर्मचारी संगठनों को भेजी गई। तो ऊर्जा निगमों में 6 महीने हड़ताल पर रोक लग गई है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं हम आपको। ऊर्जा निगमों में 6 महीने हड़ताल पर रोक लग गई है। इसी के साथ जानकारी दे दें कि सभी सचिवों को एस्मा के आदेश जारी किए गए हैं। एस्मा की सूचना सभी कर्मचारी संगठनों को भेजी गई है। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अभी बने हुए हैं लगातार। अभी देखिए क्या अपडेट है इसको, कि देखिए ऊर्जा सचिव ने एस्मा के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 6 महीने तक कोई भी हड़ताल नहीं हो सकती है। बिल्कुल, ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों को एस्मा के आदेश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात है, चाहे यूपीसीएल हो, यूजेवीएनएल हो या पिटकुल हो, सभी कर्मचारी संगठनों और अधिकारियों को एस्मा के आदेशों के अनुरूप यहाँ पर आगे की जो कार्य योजना है उसको बनाने के लिए कहा गया है। कोई भी कर्मचारी अब चाहे वो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हो या फिर नियमित कर्मचारी हो, किसी भी प्रकार का हड़ताल पर नहीं जा पाएगा। अगले 6 महीने के लिए आदेश यहाँ पर जारी है। ये सब चीजें इसलिए कही गई कि विभाग के सामने जो आने वाले दिनों में जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से निपटने के लिए कर्मचारी और अधिकारियों का फील्ड पर रहना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में एस्मा के चलते ही जो हड़ताल की या जो समस्याएं विभाग के सामने आए दिन आई जाती थी, उसको यहाँ पर समाप्त किया जा सकता है। कर्मचारी नियमित रूप से काम करेंगे और उस काम के चलते जो जनता को जो परेशानी हो सकती थी उसको यहाँ पर कम किया जा सकता है। एस्मा के आदेश यहाँ पर जारी कर देंगे। जो विभागीय सचिव है आर मीनाक्षी सुंदरम, उनकी तरफ से आदेश यहाँ पर जारी कर दिए गए। कोई भी कर्मचारी संगठन अगले 6 महीने तक विद्युत विभाग में कोई भी हड़ताल यहाँ पर नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि जैसे जैसे गर्मियां के सीजन में तापमान बढ़ने लगेगा तो फिर विद्युत आपूर्ति यहाँ पर और तो विद्युत आपूर्ति को सुचारू रूप से निर्विघ्न रूप से संपन्न करने के लिए उसको आगे जनता तक पहुंचाने के लिए कर्मचारियों का फील्ड में रहना जरूरी है। इसीलिए कर्मचारियों के लिए ये आदेश यहाँ पर निकाला गया है। कर्मचारी संगठन लगातार कई बार अपने आंदोलन के चलते कह सकते हैं कि जो जनता की जो मुश्किल है उसको बढ़ाते हुए भी नजर आते हैं। अपनी मांग के अनुरूप ये समझ सकते हैं कि कर्मचारी लगातार आंदोलनरत रहते हैं, हड़ताल यहाँ पर करता रहते हैं। विद्युत विभाग के लिए ये वाला सीजन कह सकते हैं कि जो गर्मियों का जो सीजन होता है बड़ा महत्वपूर्ण सीजन होता है। ऐसे में अगर कर्मचारी संगठन कोई भी हड़ताल पर जाता है तो फिर जो आम जनता की जो परेशानियां होती है, जो परेशानियां होती है वो बढ़ती नजर आती है। उन परेशानियों से बचने के लिए ये निर्णय यहाँ पर लिया गया और एस्मा के आदेश यहाँ पर लागू कर दिए गए। 6 महीने तक ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों में कोई भी कर्मचारी संगठन कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएगा। जी, अभी हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पीसीएस परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी, अब हर साल होगी पीसीएस की परीक्षा। राज्य लोक सेवा आयोग ने शासन को भेजा प्रस्ताव। 2017 के बाद अब 2023 में हो रही है पीसीएस की मुख्य परीक्षा। तो बड़ी खबर, पीसीएस परीक्षार्थियों के लिए बड़ी जानकारी, बड़ी खुशखबरी आपको बता रहे हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग ने शासन को भेजा प्रस्ताव। अब हर साल होगी पीसीएस की परीक्षा। बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। राज्य लोक सेवा आयोग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। पीसीएस परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है।
2017 के बाद अब 2023 में हो रही है पीसीएस की मुख्य परीक्षा। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि शासन को प्रस्ताव भेजा है इसको लेके। पीसीएस की परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य लोक सेवा को प्रस्ताव भेजा गया है शासन की तरफ से। तो 2017 के बाद अब 2023 में हो रही है पीसीएस की मुख्य परीक्षा। मेन एग्जाम जो है पीसीएस की अब 2023 में हो रही है 2017 के बाद से। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि अब हर साल होगी पीसीएस की परीक्षा। पीसीएस परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लगातार इसी खबर पे हमारे साथ अभय बने हुए हैं। अभय, देखिए बड़ी खुशखबरी है कि पीसीएस परीक्षार्थियों को अब हर साल परीक्षा जो होगी वो होनी है, क्योंकि 2017 में लास्ट हुई थी, अब 2023 में हो रही है। तो बिल्कुल उत्तराखंड राज्य में लगातार ये कह सकते हैं कि जो लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं यहाँ पर होती थी, उन परीक्षाओं को लेकर बहुत लंबा समय यहाँ पर व्यतीत हो जाता था। परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाती थी, जिसके चलते जो अभ्यर्थी प्रशासनिक सेवाओं की जो तैयारी यहाँ पर कर रहे थे, उन्हें लंबा इंतजार यहाँ पर करना पड़ता था। और इसका अंदाजा सीधे इस बात से लगाया जा सकता है कि जो आखिरी जो पीसीएस की जो परीक्षा हुई थी वो 2017 में यहाँ पर हुई थी। 2017 के बाद अब 2023 में पीसीएस की परीक्षा यहाँ पर हो रही है, यानी 5 साल के लंबे इंतजार में सिर्फ दूसरी बार ये परीक्षा का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसे में कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में, यानी भर्तियों से जुड़ी जो उम्र की जो सीमा होती है उस आखिरी पड़ाव पर होता है। ऐसे में जो सालाना जो परीक्षा होनी चाहिए थी उसके ना हो पाने के चलते कई बार वो ओवर एज यहाँ पर हो जाते थे। इन प्रशासनिक सेवाओं की जो भर्ती परीक्षाएं थी उसमें शामिल नहीं हो पाते थे। लेकिन अब लोक सेवा आयोग की तरफ से ये प्रस्ताव यहाँ पर तैयार किया गया, यानी हर साल पीसीएस की परीक्षा यहाँ पर आयोजित की जाएगी। उसके लिए बाकायदा लोक सेवा आयोग की तरफ से शासन को प्रस्ताव यहाँ पर भेज दिया गया है, भेजा गया है। शासन की तरफ से अंतिम निर्णय लिया जाना है कि किस प्रकार से इन भर्ती परीक्षाओं को यहाँ पर पीसीएस को लेकर कंडक्ट कराने का काम किया जाएगा, और क्या कुछ इस समय आवश्यकता राज्य के अनुरूप है भी पीसीएस अधिकारियों की, उन सब चीजों को लेकर ये प्रस्ताव यहाँ पर बनाया गया। पूर्व में भी ये कह सकते हैं कि राज्य गठन के बाद अभी तक ये कह सकते हैं सिर्फ 5 से 6 बार ही पीसीएस भर्ती परीक्षाओं का आयोजन यहाँ पर हो पाया है। ऐसे में जो अभ्यर्थी है राज्य के, जो प्रशासनिक सेवाओं की जो लगातार तैयारी यहाँ पर कर रहे थे, तो कम भर्ती परीक्षाओं होने के चलते दूसरे राज्यों की तरफ रुख करते हुए नजर आते हैं, और जो राज्य की जो प्रतिभा है वो दूसरे राज्यों में फिर अपने प्रतिभाओं को देने का काम वहां पर करती है। ऐसे में उन सब चीजों को राज्य में समावेशित किया जा सके, राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से ये प्रस्ताव शासन में भेजा गया। शासन को अंतिम निर्णय यहाँ पर लेना, फिलहाल ये समझा जा सकता है कि विधिक राय उस पर ली जा रही है, और शासन के चाहे वित्त विभाग हो या विद्युत विभाग हो, वो उन सब चीजों को लेकर अभी उस पर मंथन करता हुआ नजर आ रहा है। और जल्द ही उम्मीद ये कही जा सकती है कि पीसीएस की जो भर्ती परीक्षाएं होंगी वो अब साल 2 साल यहाँ पर होंगी, ताकि जो अधिकारियों की जो कमी शासन स्तर देखने को मिलती है वो भी पूरी हो सके, और जो अभ्यर्थी हैं जो अपनी सेवाओं में अपनी सेवाएं देने का जो सपना देख रहे हैं, जो लगातार इस विषय पर तैयारी कर रहे हैं, उनका सपना भी साकार हो सके। जी, अगर बात कर ली जाए तो पीसीएस परीक्षा की गैप की, तो देखिए लास्ट पेपर 2017 में हुआ था, फिर 2023 में, आखिर इतना गैप क्यों? बिल्कुल ये कह सकते हैं कि 2017 के बाद जो पीसीएस की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसको संपन्न होने में 1 से 1.5 साल का समय यहाँ पर लग गया था। उसके बाद कोविड काल का पीरियड यहाँ पर शुरू हो पाया था। कोविड काल के पीरियड के बाद अब ये पीसीएस की भर्ती परीक्षा 2023 में यहाँ पर शुरू हो पाई है। लेकिन 2017 से पहले भी ये कह सकते हैं कि हर पीसीएस भर्ती परीक्षा को संपन्न होने में कम से कम 3 से 4 साल समय यहाँ पर लग रहा था। इससे पहले 2012 में हुई थी, ये समझा जा सकता है कि उसमें भी एक लंबा समय यहाँ पर लगा था। इससे पूर्व 2010 के दौरान ये भर्ती परीक्षा यहाँ पर हुई थी, तब भी लंबा समय हुआ था। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो लंबा समय इन भर्ती परीक्षाओं का आयोजित होने में यहाँ पर लग रहा है, उनके चलते कई अभ्यर्थी यहाँ पर ओवरएज हो जाते थे, और कई तरह की परेशानियों का सामना अभ्यर्थियों को करना पड़ता था। और ये लंबा समय ये कह सकता है कि शासन की चिंता का विषय था, क्योंकि अधिकारियों की कमी लगातार शासन स्तर पर देखने को मिल रही थी। लेकिन अब निकट भविष्य में वो कमी पूरी की जा सकती है अगर साल 2 साल भर्ती परीक्षाओं का आयोजन यहाँ पर हो पाता है पीसीएस की। तो ऐसा में लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया, अंतिम निर्णय सरकार की तरफ से लिया जाना बाकी है। जी अभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वक्त हो चला है बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के 2 महिला सरपंचों को मिलेगा पुरस्कार। 4 मार्च को दिल्ली में राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से होंगे सम्मानित। बागेश्वर की कविता देवी का पुरस्कार के लिए हुआ चयन। कालसी की निकिता चौहान का भी हुआ चयन। गाँव को ODF प्लस बनाने के लिए दिया जाएगा पुरस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चयनित सरपंचों को दी बधाई। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से होंगे सम्मानित।
एक और बड़ी जानकारी देहरादून से। आज कई जिलों में बारिश की बनी संभावना है। अगले 24 घंटे में कई जिलों में हो सकती है बारिश, तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो सकती है बर्फबारी, आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने बारिश बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया, तो अगले 24 घंटे में बारिश हो सकती है। बता दें, ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। येलो अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है, इसके साथ बर्फबारी भी हो सकती है, आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि की भी संभावनाएं जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। और सीजन में 62% कम हुई बारिश। कम बारिश के कारण हो सकता है पेयजल संकट। पानी के प्राकृतिक स्रोतों के सूखने का भी बना खतरा। पानी के संकट से निपटने के लिए विभाग तैयार कर रहा है अपनी कार्य योजना। सामान्य से 76% कम बारिश हुई अल्मोड़ा जनपद में 1 जनवरी से 27 फरवरी के बीच 62% कम हुई है बारिश, जिससे पेयजल का खतरा भी बना है। पानी के प्राकृतिक स्रोतों के सूखने का भी खतरा बना हुआ है। तो बड़ी जानकारी, 62% बारिश कम हुई है। पानी के संकट से निपटने के लिए विभाग जो है तमाम योजनाएं बना रहा है, कार्य कर रहा है। सामान्य से 76% कम हुई बारिश। और केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा के लिए 9 कंपनियों से होगा करार। केदारनाथ हेली सेवा के लिए जल्द खुलेंगे टेंडर। अप्रैल से बुकिंग शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। सेवा के लिए एविएशन कंपनियों से 2 मार्च तक मांगी गई आवेदन। कंपनियों का चयन और किराया तय होने के बाद होगी ऑनलाइन बुकिंग। बड़ी जानकारी, केदारनाथ हेली सेवा के लिए जल्द खुलेंगे टेंडर। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, अप्रैल से बुकिंग शुरू होने की संभावना जताई गई है। किराया तय होने के बाद से होगी ऑनलाइन बुकिंग। बड़ी खबर, सेवा के लिए एविएशन कंपनियों में 2 मार्च तक मांगी गई आवेदन। और डोईवाला सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम से जुड़ी खबर बता रहे हैं। रायपुर ब्लॉक के थानो ग्राम पंचायत में आज लगेगा शिविर। गांव की समस्याओं का अधिकारी करेंगे निस्तारण। डोईवाला के एसडीएम कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कार्यक्रम में कई अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। रायपुर ब्लॉक के थानो ग्राम पंचायत में आज लगेगा शिविर। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, गांव की समस्याओं का अधिकारी करेंगे निस्तारण। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि डोईवाला के एसडीएम कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। डोईवाला के एसडीएम भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो शिविर लगने वाला है जिसमें कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। एसडीएम खुद इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बड़ी खबर डोईवाला से बता रहे हैं, सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम से जुड़ी है बड़ी जानकारी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट खर्च को लेकर कहा है कि पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है कि बजट को अंतिम महीने में खर्च किया जाता है, जो कि गलत परंपरा है। इस बारे में हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसा रोडमैप तैयार किया जाए जिसमें बजट खर्च करने का प्रावधान वित्तीय वर्ष के पहले महीने से हो और हर महीने विकास के कामकाज और प्लान के अनुसार बजट खर्च किया जाए, ताकि बजट खर्च करने का प्रेशर फरवरी मार्च के महीने में विभागों पर ना हो और आनंद फानन में बजट खर्च ना किया जाए। नहीं, अभी पिछले सालों में ये सामने आया था कि बजट जो है अंतिम 2-3 महीनों में ही खर्च होता है, तो इसकी एक निरंतरता रहनी चाहिए कि बजट जो है वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले ही महीने से ये क्रम शुरू हो जाए और निरंतरता से बजट पूरा जिसके लिए रखा गया है उस काम में पूरा का पूरा जो है वो खर्च हो और विकास के काम तेजी। और देहरादून से बड़ी खबर, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हुआ तिरंगे का अपमान। राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने किया तिरंगे का अपमान। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में तिरंगे का हुआ अपमान। महिला मोर्चे ने कार्यालय प्रांगण में बनाया गया फूलों से तिरंगा। राज्यसभा सांसद और उनके सहयोगियों ने किया अपमान। बीजेपी कार्यालय में तिरंगे का अपमान हुआ है। आपको बता दें कि फूलों से तिरंगा बनाया गया जिसका अपमान किया गया है। उनके सहयोगियों ने यह अपमान किया है। फूलों से तिरंगा बनाया गया, देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से उस पे चलते हुए नजर आ रहे हैं।
और जसपुर कोतवाली क्षेत्र के पूर्व ग्राम प्रधान नईम अहमद आरोपी पिछले काफी लंबे से फरार चल रहा है, जिसके बाद उसके ऊपर आईपीसी धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। वहीं पुलिस ने आज वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट से उद्घोषणा पत्र प्राप्त कर ढोल नगाड़ों के साथ कार्यवाही की और 1 महीने का समय दिया। वहीं एएसआई अनिल जोशी ने बताया कि कोतवाली जसपुर क्षेत्र के नईम अहमद गुल्लर गोजी का रहने वाला है, जिसके खिलाफ कोतवाली जसपुर में कई अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज है और अगर समय पर वो कोर्ट में पेश नहीं होता है तो कुर्की वारंट के साथ उसकी समस्त संपत्ति कुर्क की जाएगी। और रामनगर में कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ चल रहे अभियान को जारी करते हुए एक स्कॉर्पियो से 35 किलो गांजा बरामद किया। इस दौरान 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। वहीं 2 तस्कर फरार हो गए, जिसकी खोज पुलिस कर रही है। गांजा तस्करों द्वारा स्कॉर्पियो में गहरे गड्ढे कर उसमें गांजा रखकर तस्करी की जा रही थी। वहीं मामले को लेकर कोतवाल कुमार सैनी ने बताया कि एसएसपी पंकज भट्ट के निर्देश पर कोतवाली एसएसआई अनिस अहमद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लोक निर्माण विश्राम गृह पास गुप्त सूचना के आधार पर सड़क पर खड़ी स्कॉर्पियो की तलाशी ली, जिसमें पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेते हुए वाहन के अंदर 35 किलो गांजा बरामद किया है। देखिए, कप्तान साहब के निर्देशानुसार रामनगर पुलिस द्वारा लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। आज इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर हमारे द्वारा नशे में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो जिसमें 35 किलो गांजा बरामद हुआ है। 3 आरोपी हमारे द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें 2 आरोपी अभी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, 2 पीरू मदारा क्षेत्र के रहने वाले हैं और अन्य अभियुक्त के बारे में भी जानकारी कर उनके बारे में जानकारी की जा रही है। और फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।